नमस्कार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग सीख रहे हैं अपने घरों के लिए सोलर सिस्टम कैसे डिज़ाइन करना है। और ख़ास करके हमने लास्ट एपिसोड में सीखा कि जो घर में अप्लायंस होते हैं वो कितनी एनर्जी लेते हैं और उसके कारण उनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, हमारा जो खर्चा आता है उनको उपयोग करने का, वो कितना होता है। तो हमने देखा कि जो अप्लायंस जो होते हैं, घर में उपकरण होते हैं, उनकी अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सेम काम करने के लिए। और जो उपकरण ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसके लिए मुझे ज़्यादा बड़ा पैनल लगेगा, उसके लिए मुझे ज़्यादा बड़ी बैटरी लगेगी एनर्जी स्टोर करने के लिए, और मेरा खर्चा भी ज़्यादा आएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हम कैसे अप्लायंस का चयन करें जो कि कम एनर्जी में हमारा सेम काम कर सके। तो एक अप्लायंस कितनी एनर्जी लेता है उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है स्टार रेटिंग। तो एक स्टार, जो कम स्टार रेटिंग वाले अप्लायंस होती हैं वो ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, और ज़्यादा स्टार रेटिंग वाले अप्लायंस है वो कम एनर्जी लेते हैं। और दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो है कि वो एसी बेस्ड अप्लायंस है या डीसी पावर बेस्ड अप्लायंस है। और मैंने आपको बताया कि डीसी बेस्ड पावर अप्लायंस इन जनरल कम बिजली में सेम काम करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने उदाहरण लिया था कि जो लाइटिंग के जो हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, एक बल्ब होता है, एक CFL होता है और एक LED होता है, उन तीनों को कंपेयर किया और देखा कि जो LED है, जो कि DC बेस्ड डिवाइस है, कितने कम एनर्जी में सेम काम कर देता है और ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना एनर्जी की सेविंग हो जाती है। इसका मतलब 2 से 3 गुना हमारा बिजली का बिल लाइटिंग के केस में कम आएगा। वैसे हमने फैन का कंपेयर किया, पंखे का, कि एक AC बेस्ड पंखा है और एक DC बेस्ड पंखा है, और उनका जो 10 साल में कितना खर्चा आएगा। तो हमने फिर से वही देखा कि 10 साल में करीब DC बेस्ड जो पंखा है उसका जो आपको बिजली का बिल आएगा, रनिंग कॉस्ट आपका जो आएगा, कम से कम 2 से 3 गुना कम आएगा। इसलिए काफ़ी समझदारी है कि हम ऐसे अप्लायंस घर में उपयोग करें जो कम बिजली में उतना ही काम करते हैं। तो चलिए, अभी और भी कई सारे उपकरण हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि बाकी जो बिजली के उपकरण हैं जो घर में उपयोग करते हैं उनमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम देखते हैं आज कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण हैं वो कितनी एनर्जी लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण आजकल क्या क्या उपयोग करते हैं। हम लोग अपने घरों में टीवी का उपयोग करते हैं, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, लैपटॉप का उपयोग करते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं। और ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सारे उपकरण DC पावर पे ही चलते हैं। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर एक जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो ट्रांजिस्टर होता है, डायोड होता है, और इन सबको डायोड ट्रांजिस्टर मिला के हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाते हैं। और ये जितने भी ट्रांजिस्टर और डायोड बेस्ड जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं वो सबकी पावर रिक्वायरमेंट DC के आधार पर होती है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे उपकरण को एक्चुअल में DC पावर चाहिए, और आपके घर पे जो अवेलेबल है, जो उपलब्ध है, वो है AC पावर। तो AC पावर को DC पावर में सबसे पहले कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो आपने देखा होगा कि मोबाइल चार्जर के साथ में एक छोटा सा जो ब्लैक कलर का बॉक्स आता है वो क्या काम करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। आपके लैपटॉप चार्जर के साथ में एक बॉक्स आता है वो क्या काम करता है, AC को DC में बदलता है। वैसे ही आपके टीवी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर एक यूनिट होती है जो AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करती है। और जब भी AC को DC में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी का नुकसान तो होता ही है। और ये जो AC टू DC कन्वर्शन की जो एफिशिएंसी है वो करीब 80 से 85% होती है। इसका मतलब है 15 से 20% पावर का नुकसान हर बार होता है जब भी आप एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को AC पावर से चलाते हैं। यही काम यदि मैं DC सप्लाई हो मेरा, तो मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक को मैं डायरेक्टली DC से चला सकता हूँ। कई बार DC को भी DC में कन्वर्ट करना पड़ता है वोल्टेज और करंट मैच करने के लिए, परंतु DC को DC में कन्वर्शन की जो एफिशिएंसी होती है ऑलमोस्ट 90 to 95% होती है। तो आपका जो पावर लॉस होता है 5 to 10% ही होता है। तो खास करके यदि आप सोलर सॉल्यूशन का उपयोग कर रहे हैं और आपने घर में इन्वर्टर लगा के रखा, तो सोलर में आप DC जनरेट कर रहे हैं, सोलर पैनल से फिर इन्वर्टर लगा है, उसको AC में कन्वर्ट किया, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस करना है तो फिर उसको वापस DC में कन्वर्ट किया। और मैंने लास्ट टाइम बताया था AC DC DC AC में काफ़ी पावर का लॉस हो जाता है।
तो टीवी में भी स्टार रेटिंग होती है जैसे बाकी अप्लायंस में होती है। तो यदि एक 5 स्टार रेटिंग का टीवी है तो वो एज पर द जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से वो करीब 23.6 वाट में चल जाना चाहिए। यदि ये 2 स्टार है तो ये 34 वाट लगेगा। परंतु यही टीवी यदि डीसी बेस्ड है तो आप मात्र 20 से 22 वाट में चला सकते हैं। तो देखा काफ़ी पावर का फ़र्क है और इसलिए एनर्जी के कंजम्पशन का भी फ़र्क होता है। तो चूंकि पावर की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में करीब 15-20 से 25% ज़्यादा होती है यदि एसी पावर सप्लाई करेंगे, तो वैसे ही उसी कारण से एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी 15-20-25% बढ़ जाएगी और जो बिजली का बिल आएगा वो भी 15-20-25% ज़्यादा आएगा यदि आप एसी से चलाते हैं। और डीसी से चलाते हैं तो आपके बिजली के बिल में 15 से 25% तक की बचत बहुत आसानी से हो सकती है। तो समझदारी इसी में है कि पूरा सिस्टम डीसी पे हो जाए। घर में यदि हम सोलर पे जा रहे हैं तो हमारा सोलर पैनल, सोलर बैटरी, हमारा कंट्रोलर और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सभी डीसी हैं, तो ये काफ़ी कम एनर्जी में अपना काम कर पाएंगे। चलिए एक दूसरा कैटेगरी हम उपकरणों की देखते हैं, वो है ऐसे उपकरण जो मोटर के आधार पे होते हैं। जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, उसमें कंप्रेसर में मोटर लगता है। आपके घर में यदि एयर कंडीशनर है तो उसमें मोटर लगती है। यदि आपके घर में वॉशिंग मशीन है तो उसमें मोटर लगती है, और वाटर पंप है तो उसमें भी मोटर की आवश्यकता होती है। अब ये सब सारे उपकरण में जहाँ जहाँ भी मोटर लगता है उसमें जो उनकी एफिशिएंसी है, कितनी एनर्जी वो लेता है सेम काम करने के लिए, उसमें जो फ़र्क होता है वो उसके किस मोटर का उपयोग किया है उसके आधार पर होता है। तो मोटर 2 तरह की होती है, एक तो होती है एसी मोटर और एक होती है डीसी मोटर। जो एसी मोटर होती है, जो एसी पावर के आधार पर चलती है, उसकी एफिशिएंसी करीब 65% से 75%, 80% तक होती है। परंतु जो डीसी मोटर होती है उसकी एफिशिएंसी 85% से 95% होती है। तो आप देखेंगे सिर्फ मोटर यदि हमने एसी से डीसी मोटर कर दिया, जो डीसी मोटर होती है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी अभी जो चल रही है मार्केट में, वो है BLDC, ब्रशलेस डीसी मोटर। तो यदि मात्र आपने ऐसा उपकरण लिया जिसमें एसी मोटर नहीं बल्कि डीसी मोटर का उपयोग करते हैं, तो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आराम से 15 से 25% कम हो सकती है। तो उदाहरण लेते हैं, यदि आपने एक फ्रिज लिया है घर में जो कि अलग अलग स्टार रेटिंग का हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। एक 200 लीटर के फ्रिज का रिक्वायरमेंट हम देखते हैं। यदि एक 200 लीटर का फ्रिज है, 2 स्टार रेटिंग का फ्रिज है, तो उसकी जो एनर्जी है पर ईयर वो करीब 217 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। और वही फ्रिज 200 लीटर कैपेसिटी का यदि वो 5 स्टार रेटिंग है तो वो 107 यूनिट में काम कर जाएगा। तो देखिए अब यूनिट में डबल का डिफरेंस है, मतलब आपका बिल आधा हो सकता है रेफ्रिजरेटर के मामले में यदि आप 5 स्टार रेटिंग लेंगे। परंतु ये आप एसी नहीं बल्कि डीसी फ्रिज लेंगे तो और कम एनर्जी में काम हो जाएगा। यदि आप उतना ही 200 लीटर कैपेसिटी का डीसी फैन लेंगे तो आपका 95 से 100 यूनिट के आसपास ही आपका डीसी का फ्रिज चल जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं एयर कंडीशनर का। मान लो आपका 1.5 टन का एयर कंडीशनर है, तो आपका टिपिकल पावर रिक्वायरमेंट होगा यदि 5 स्टार रेटेड है तो 1500 वाट का, और यदि 1 स्टार रेटेड है तो उसका आपका रिक्वायरमेंट होगा 2000 वाट का। परंतु फ्रिज और एसी में क्या होता है, ये कंटिन्यूसली नहीं चलते हैं। आप डायरेक्टली पावर को आवर से मल्टीप्लाई करके उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट लगाना करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 24 आवर नहीं चलते। आपने देखा होगा एसी बंद और चालू होते रहते हैं, वैसे ही आपका रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर होता है वो बंद और चालू होता रहता है। इसलिए पावर रेटिंग देने के बजाय इसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट देते हैं कि ये इतना एनर्जी साल भर में अप्रॉक्सीमेट लेगा। तो जो आपका 1.5 टन का एयर कंडीशनर है, यदि वो 3 स्टार है तो आपको करीब 1100 यूनिट वो साल भर में लेगा। यदि वही एसी 5 स्टार है तो आपको करीब 815 यूनिट में काम हो जाएगा। और इतना ही काम जो 1.5 टन एयर कंडीशनर एसी बेस करता है, यदि मैं डीसी बेस्ड एयर कंडीशनर लूँगा तो मेरा काम 680 से करीब 700-710 यूनिट में हो जाएगा। यदि आपके घर में वाटर पंप है तो उसमें भी यही होगा। जो एसी बेस्ड वाटर पंप है और जो डीसी बेस्ड वाटर पंप है उसमें पावर का रिक्वायरमेंट होगा। हम नॉर्मली घर में 1/4 HP या आधे HP या 1 HP का पंप उपयोग करते हैं। आधे HP का पंप मतलब करीब 350 वाट ऑफ पावर लेगा। एसी के केस में, डीसी के केस में वही करीब 15 से 20% कम हो जाएगा। तो आप उसमें
मोटर पंप के केस में आप डायरेक्टली पावर को समय से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने देर के लिए आप उपयोग करते हैं, तो पावर को आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मोटर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट का अंदाज लगा सकते हैं। तो देखें, काफ़ी फर्क पड़ता है। यदि मैं सही टेक्नोलॉजी का उपयोग करता हूं तो मेरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और यदि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो मेरा सोलर के केस में सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और मेरा बैटरी स्टोर करने की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो मेरी कीमत कम हो जाएगी। और कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट यदि वाला उपकरण आप यूज़ कर रहे हैं तो भले ही आप सोलर पे नहीं जा रहे हैं, भले ही आप घर में एसी पावर पे रहेंगे, तो भी ये बहुत उचित होगा कि कम एनर्जी का उपयोग करें, क्योंकि हर बार जब आप एनर्जी का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, और 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के कारण 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। तो यदि आप नहीं सोलर पे जा रहे हैं और घर में नॉर्मल एसी पावर पे रहते हैं, तो भी मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप एफिशिएंट या कम एनर्जी वाले या हायर स्टार रेटिंग वाले अप्लायंस पे जाएं, पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दें। यदि हम अच्छे एफिशिएंट अप्लायंस यूज करते हैं तो हमारे घर का बिजली का बिल हम आराम से 30% से 40% कम कर सकते हैं टोटल। हम आपको एक होमवर्क देता हूं कि मान लो एक घर में सारे अप्लायंस एसी के आधार पे हैं और एक घर में दूसरा घर है जहाँ पे सारे अप्लायंस डीसी के आधार पे हैं। दोनों का जो रनिंग टाइम है अप्लायंस का एसी के केस में और डीसी के केस में सेम है, तो कंपेयर करिए कि दोनों के केस में कितना बिजली के बिल में फर्क आएगा। अगली बार जब आएंगे तो हम लोग ऑलरेडी पूरे सोलर सिस्टम को डिजाइन करने की तैयारी कर चुके हैं। एक लास्ट पॉइंट वो है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर कितना सोलर रेडिएशन आता है, क्योंकि सोलर रेडिएशन पे भी डिपेंड करता है कि आपके सोलर सिस्टम का साइज क्या होना चाहिए। एक बार आपने सोलर रेडिएशन कितना आता है ये सब सीख लिया, अपने उपकरणों के बारे में सारा सीख लिया है, तो आप मात्र 10 मिनट में अपने घर का सोलर सिस्टम डिजाइन करना सीख जाएंगे, मात्र 10 मिनट में। तो उसके लिए आप ट्यून रहिए, ये वीडियोस देखते रहिए, और आपको पसंद आ रहे हो तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरे लोगों को जरूर बताइए। हम चाहते हैं कि ये एनर्जी के बारे में लिटरेसी बढ़े और एनर्जी के बारे में लोग आत्मनिर्भर बने। उसके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताइए, और तब तक के लिए होमवर्क करिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।